एक आत्मा की परतें खोलने की यात्रा। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। ये कभी ऊंचाई पर चढ़ता है तो कभी गहराई में उतरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, एक ऐसा मंच जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं। आज की जो किताब हमने चुनी है, श्री अज्ञे की प्रसिद्ध कृति शेखर, एक जीवनी इसी जीवन के उतार चढ़ाव को अपनी पूरी सच्चाई के साथ चित्रित करती है। ये केवल किसी व्यक्ति की जीवनी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील आत्मा का गहन आत्मकथ्य है। ऐसा आत्मकथ्य जो अपने समय, समाज और मानवीय मनोविज्ञान की परतों को उघाड़ देता है। शेखर का जन्म, उसका बचपन, उसकी संवेदनाएं और उसके भीतर चलने वाले संघर्ष, ये सब मिलकर एक ऐसा चित्र बनाते हैं जिसमें हम केवल शेखर को नहीं, बल्कि अपने भीतर के मैं को भी खोजने लगते हैं। उपन्यास का स्वर आत्मविश्लेषी है, लेकिन इसमें भावनाओं का प्रवाह इतना गहरा है कि पाठक अनायास ही शेखर के साथ चलने लगता है। शेखर के जीवन में कोई सीधी राह नहीं है। वह एक ऐसा पात्र है जो समाज से, परंपराओं से और यहाँ तक कि खुद से भी लगातार सवाल करता है। उसका व्यक्तित्व बागी है, लेकिन ये बगावत केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई को खोजने का साधन भी है। यही कारण है कि जब हम शेखर की कहानी पढ़ते हैं तो ये केवल उसका नहीं, हमारा भी सफर बन जाता है। इस उपन्यास की भाषा में एक खास तरह की लय है। न तो ये केवल साहित्यिक अलंकारों का खेल है और न ही केवल घटनाओं की सूची। ये एक प्रवाह है जिसमें विचार, भावनाएं और अनुभव एक साथ बहते हैं। अज्ञे की लेखनी में मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता और दार्शनिक गहराई का मेल है, जो शेखर की यात्रा को साधारण से असाधारण बना देता है। शेखर का चरित्र बहुस्तरीय है। एक ओर वो संवेदनशील और आत्ममंथन करने वाला युवक है, दूसरी ओर वो साहसी, विद्रोही और कभी-कभी निर्मम भी हो सकता है। उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही और क्या गलत, ये तय करने का अधिकार किसके पास है? क्या समाज की मान्यताएं हमेशा सही होती हैं? या फिर एक व्यक्ति को अपने भीतर के विवेक की सुननी चाहिए, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो? इस यात्रा में शेखर का सामना कई लोगों से होता है। कुछ उसे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ उसे बदलने की, और कुछ उसे तोड़ने की। लेकिन हर मुलाकात उसके भीतर कुछ जोड़ जाती है या कुछ छीन लेती है। यही जीवन है, एक निरंतर प्रक्रिया, जिसमें हम हर दिन बदलते हैं और नए रूप में जन्म लेते हैं। शेखर, एक जीवनी का पहला भाग हमें शेखर के शुरुआती जीवन, उसके मन की बनावट और उन घटनाओं से परिचित कराता है जिन्होंने उसके विचारों और दृष्टिकोण को आकार दिया। ये एक कहानी है एक ऐसे युवक की जो केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि क्यों जी रहा हूँ ये समझने के लिए जीता है। आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे कि कैसे शेखर का बचपन और किशोरावस्था उसके भविष्य की नींव रखते हैं। कैसे उसके अनुभव, उसकी असफलताएं और उसकी छोटी छोटी जीतें उसे उस व्यक्ति में ढालती हैं जो आगे चलकर एक बड़े सवालों का सामना करेगा। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हम उस मासूम लेकिन जिज्ञासु बालक शेखर से मिलें, जो जीवन के पहले पन्नों पर अपनी कहानी लिखना शुरू कर रहा है। भाग 1, बचपन की परछाइयाँ। मैंने आँख खोली तो देखा, सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थीं और उनकी गर्मी मेरे गाल को छू रही थी। यही वो क्षण है जब हम पहली बार शेखर की आंखों से दुनिया को देखते हैं। एक मासूम बच्चा जो अपने आसपास की छोटी छोटी बातों में भी एक अदृश्य कहानी ढूंढ लेता है। शेखर का बचपन गांव और शहर के बीच बंटा हुआ था। गांव की खुली हवा, खेतों की महक और शहर की भीड़-भाड़, अनजान चेहरे, इन दोनों दुनियाओं ने उसके भीतर दो अलग रंग भरे। एक ओर अपनापन और सहजता, दूसरी ओर जिज्ञासा और बेचैनी। उसके घर का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ था। पिता सख्त, अनुशासन प्रिय, माँ कोमल और चुपचाप सहन करने वाली। घर में नियम थे, लेकिन उन नियमों के पीछे का कारण अक्सर शेखर को समझ नहीं आता। क्यों? ये मेरा पहला सवाल था, और शायद आखिरी भी। हर बात का कारण जानना चाहता था मैं, और जवाब अगर न मिले तो अपनी राह खुद बना लेता था।
शेखर का मन बचपन से ही अलग था। वह दूसरों की तरह खेलों में पूरी तरह नहीं डूबता था। अक्सर अकेले बैठकर दीवार पर पड़ती धूप को देखता या आकाश में उड़ते बादलों का पीछा करता, मानो उनके भीतर कोई रहस्य छिपा हो। इस संवेदनशीलता के साथ ही उसमें एक बगावती बीज भी था। किसी बात को बिना सोचे समझे मान लेना उसे मंजूर नहीं था। उसके जीवन का पहला बड़ा झटका तब आया जब उसने देखा कि सच बोलने पर सजा भी मिल सकती है। एक छोटी सी घटना, एक टूटा हुआ खिलौना जो उसने नहीं तोड़ा था, लेकिन दोष उसी पर आ गया। उसने सच कहा, मगर पिता ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस दिन मैंने सीखा, सच कहना आसान है, पर सच का बोझ उठाना कठिन। ये अनुभव शेखर के मन में गहरे उतर गया। उसे लगा, अगर सच भी इंसाफ नहीं दिला सकता, तो शायद दुनिया में न्याय नाम की चीज उतनी पवित्र नहीं जितनी लोग कहते हैं। यही सोच उसके आगे के जीवन में बार बार लौटेगी। शेखर के बचपन में एक और अहम पहलू था, पढ़ाई। वह किताबों से प्यार करता था, लेकिन किताबों में दिए गए जवाबों से नहीं, बल्कि उन सवालों से जो उसके मन में पढ़ते समय उठते थे। उसे कहानियों में अपने जैसे पात्र ढूंढने में मजा आता था। कभी कभी वो कहानी के बीच में ही अपने मन में नई दिशा गढ़ लेता और अपनी कल्पना में उसे जी लेता। इस पूरे दौर में उसकी माँ एक चुपचाप सहारा बनी रही। माँ की नज़रों में उसे बिना कहे भी स्नेह और विश्वास मिलता था, लेकिन पिता के साथ उसका रिश्ता दूरी और डर के बीच झूलता रहा। यही द्वंद्व, प्यार और दूरी का, उसके व्यक्तित्व में गहराई और जटिलता दोनों भरता गया। भाग 1 के अंत में हम एक ऐसे शेखर को देखते हैं जो अभी छोटा है, लेकिन उसके भीतर सवालों का एक तूफान जन्म ले चुका है। ये तूफान आगे चलकर उसके जीवन को नई दिशाओं में मोड़ेगा, कभी रोशनी में, कभी अंधेरे में। भाग 2, किशोर मन के आईने। जब मैं छोटा था, मैं दुनिया को देखता था, अब मैं दुनिया को समझना चाहता हूँ। शेखर के बचपन के बाद आता है वो समय जब बालक धीरे धीरे किशोर बनता है। ये वह दौर है जब मासूमियत के साथ साथ मन में एक नुकीली जिज्ञासा भी जन्म ले चुकी होती है। स्कूल अब केवल पढ़ाई का स्थान नहीं रह गया था, बल्कि एक प्रयोगशाला बन चुका था, जहां वह मनुष्यों को पढ़ना सीख रहा था। उसके सहपाठी, शिक्षक और दोस्तों के बीच कई रंग थे, कुछ ईमानदार, कुछ चालाक, कुछ ऐसे जो भीड़ के साथ बहते थे और कुछ जो अकेले ही खड़े रहते थे। शेखर को ये आखिरी किस्म के लोग ज्यादा भाते थे। एक बार इतिहास की कक्षा में शिक्षक ने कहा, देशभक्ति का मतलब है अपने देश के लिए जीना और मरना। शेखर ने तुरंत हाथ उठाकर पूछा, लेकिन अगर देश गलत रास्ते पर हो तो क्या तब भी उसके लिए मरना चाहिए? कक्षा में सन्नाटा छा गया और शिक्षक के चेहरे पर नाराजगी की एक झलक आ गई। ये पहला अवसर नहीं था जब शेखर ने ऐसे सवाल किए थे जो दूसरों को असहज कर दें। किशोरावस्था में वह पढ़ाई के साथ साथ साहित्य और दर्शन में भी डूबने लगा। उसने कबीर, रहीम और फिर अंग्रेजी लेखकों की किताबें पढ़ी। हर किताब उसके भीतर एक नई खिड़की खोल देती, लेकिन हर खिड़की से आने वाली रोशनी उसके पुराने यकीनों पर सवाल खड़े कर देती। ज्ञान बढ़ता गया और उसके साथ बढ़ता गया मेरा असंतोष। इस समय उसके जीवन में एक और बदलाव आया, दोस्ती। उसने कुछ ऐसे दोस्तों को पाया जो उसकी सोच को समझते थे, या कम से कम उसकी जिज्ञासा को दबाने की कोशिश नहीं करते थे। इनमें से एक दोस्त, रमेश, उससे अक्सर कहता, तू पागल है, लेकिन अच्छे मतलब का पागल। रमेश और शेखर घंटों बहस करते, धर्म, राजनीति और इंसान के असली मकसद पर। इन बहसों में कभी निष्कर्ष नहीं निकलता था, लेकिन शेखर के लिए ये बहसें एक तरह की साधना थीं। किशोर मन में पहली बार प्रेम की हल्की सी आहट भी आई। ये कोई बड़ी प्रेम कहानी नहीं थी, बस एक सहपाठी की मुस्कान जो उसके मन में लंबे समय तक रह गई। वह मुस्कान उसे ये याद दिलाती थी कि जीवन में केवल विचार और संघर्ष ही नहीं, बल्कि कोमल भावनाएं भी होती है। लेकिन शेखर का स्वभाव ऐसा था कि वह इन भावनाओं को खुलकर जी नहीं पाता था। वह उन्हें भीतर ही भीतर महसूस करता और फिर शब्दों में ढाल देता,
कभी कविता के रूप में, कभी डायरी में दर्ज पंक्तियों के रूप में। घर में इस समय तक पिता के साथ उसकी दूरी और बढ़ चुकी थी। पिता को लगता कि शेखर अपने रास्ते से भटक रहा है, जबकि शेखर को लगता कि पिता की राह बहुत संकीर्ण है। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारे बीच मीलों की दूरी थी। भाग 2 के अंत तक शेखर एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसकी सोच और उसकी दुनिया के बीच टकराव तेज हो चुका है। ये टकराव आने वाले वर्षों में बड़े फैसलों और मुश्किल रास्तों की ओर ले जाएगा। भाग 3, स्वतंत्रता की दहलीज पर। मन में एक बेचैनी थी, जैसे पिंजरे का दरवाजा खुलने ही वाला हो और मैं उड़ान भरने को तैयार खड़ा हूं। अब शेखर किशोर से युवा हो चुका था। ये वो समय था जब उसकी सोच और सवाल अब केवल कक्षा या घर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बाहर की दुनिया तक फैल गए। कॉलेज में दाखिले ने उसकी दुनिया बदल दी। यहाँ उसे पहली बार ऐसे लोग मिले जो समाज, राजनीति और स्वतंत्रता की बातें करते थे, खुलकर, बिना डर के। देश आज़ादी की लड़ाई में डूबा हुआ था और चारों ओर जोश का माहौल था। शेखर को ये माहौल अपनी सोच के बिल्कुल अनुकूल लगा। वह बैठकों में जाने लगा, क्रांतिकारी लेख पढ़ने लगा और कई बार घर से ये कहकर निकल जाता कि वह पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जा रहा है, जबकि असल में वह दोस्तों के साथ किसी गुप्त सभा में बैठा होता। एक दिन एक वरिष्ठ छात्र ने उसे कहा, तुम में आग है, लेकिन आग को दिशा चाहिए। ये वाक्य शेखर के मन में बस गया। उसे लगा, उसके भीतर की बेचैनी और सवाल अब एक रास्ता पा सकते हैं। देश की आज़ादी के लिए काम करके। मेरे सवालों को जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब उन्हें एक उद्देश्य मिल गया था। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। कॉलेज के कुछ शिक्षक उसे पसंद करते थे, लेकिन कुछ उसे मुसीबत खड़ी करने वाला मानते थे। एक बार एक भाषण में उसने कहा, देश की गुलामी केवल अंग्रेजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से भी है। ये सुनते ही सभा में मौजूद एक अधिकारी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन शेखर ने मुस्कुराकर कहा, डर के आगे ही रास्ता है, और मैं वही देखना चाहता हूँ। इस दौर में उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। किताबें अब भी उसके जीवन में थीं, लेकिन वे केवल पाठ्यक्रम की नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समाज सुधार और क्रांति से जुड़ी थी। रमेश अब भी उसका सबसे करीबी साथी था। दोनों मिलकर दीवारों पर नारे लिखते, पर्चे बांटते और लोगों को जगाने की कोशिश करते। ये सब गुप्त रूप से होता, लेकिन हर बार जोखिम उतना ही बड़ा होता। घर में ये बदलाव छुपाना मुश्किल हो गया। पिता को शक हो गया कि शेखर गलत संगत में है। एक रात पिता ने उससे सीधा सवाल किया, तू पढ़ाई करने गया है या जेल जाने की तैयारी कर रहा है? शेखर ने जवाब दिया, अगर पढ़ाई मुझे गुलामी स्वीकार करना सिखाए तो हाँ, मैं जेल जाना पसंद करूंगा। ये सुनकर पिता ने चुप्पी साध ली, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। भाग 3 के अंत में शेखर एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ कॉलेज और सुरक्षित भविष्य, दूसरी तरफ क्रांति और अनिश्चितता से भरा रास्ता। मैंने तय कर लिया था, अगर मुझे गिरना भी है तो अपने पैरों पर खड़े होकर गिरूंगा, किसी के कंधे पर बैठकर नहीं। भाग 4, आग में छलांग। कुछ फैसले सोच समझकर नहीं लिए जाते, वे बस हो जाते हैं, जैसे किसी ने भीतर की चिंगारी को हवा दे दी हो। कॉलेज के दिनों में ही शेखर का झुकाव पूरी तरह क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर हो चुका था, लेकिन अब वो केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बन चुका था। जोश, उत्साह और एक उद्देश्य, ये तीनों मिलकर उसे आगे बढ़ा रहे थे। पहली बार उसने गुप्त संगठन की एक बैठक में हिस्सा लिया। कमरे में 4-5 लोग थे, सभी की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। मेज पर नक्शे, पर्चे और कुछ कागज रखे थे। बैठक का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बोला, हम यहाँ केवल बात करने नहीं आए हैं, अब हमें कदम उठाने हैं। शेखर का दिल तेज धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि ये वही पल है जिसकी तलाश वह बचपन से कर रहा था, एक ऐसा मकसद जिसमें डर से ऊपर उठकर जीना है। कुछ ही दिनों बाद उसने पहला बड़ा काम किया, सरकारी दफ्तर में गुप्त रूप से पर्चे बांटना। ये काम आसान नहीं था,
पुलिस की नजरें हर जगह थीं। लेकिन जब वो दफ्तर के दरवाजे से बाहर निकला और देखा कि उसके बाटे पर्चे लोगों के हाथों में हैं, तो उसे एक अजीब सी तसल्ली मिली। मेरे शब्द हवा में उड़ गए थे, लेकिन उनका असर मिट्टी में जड़े जमा रहा था। इस समय रमेश भी उसके साथ था। दोनों अक्सर रात में मिलते, योजनाएं बनाते और फिर सुबह अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अंदर से दोनों जानते थे कि ये खेल नहीं, बल्कि एक खतरनाक रास्ता है। एक रात, जब वे दीवार पर नारा लिख रहे थे, पुलिस की गश्ती गाड़ी अचानक नजदीक आ गई। रमेश भाग निकला, लेकिन शेखर कुछ पल के लिए वही खड़ा रह गया। उसके मन में सवाल आया, क्या यही वह पल है जब डर मुझे पकड़ लेगा? लेकिन अगले ही सेकंड उसने ब्रश उठाया और आखिरी शब्द पूरा किया, आज़ादी। फिर अंधेरे में गायब हो गया। घर में उसकी गतिविधियों के संकेत मिलने लगे थे। पिता की आंखों में चिंता गहरी हो गई और माँ के चेहरे पर अनकहा डर। एक शाम माँ ने धीरे से पूछा, बेटा, ये रास्ता बहुत कठिन है, क्यों चुन रहे हो? शेखर ने बस इतना कहा, क्योंकि आसान रास्ते पर चलकर मैं वो नहीं बन सकता जो बनना चाहता हूँ। भाग 4 के अंत में शेखर अब पूरी तरह आंदोलन में कूद चुका है। उसके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसके हर दिन में रोमांच, खतरा और अनिश्चितता है, लेकिन वह महसूस करता है कि अब उसका जीवन उसके अपने हाथों में है। अगर जीना है तो पूरी तरह जीना है, और अगर मरना है तो अपनी पसंद की लड़ाई में। भाग 5, पहला तूफान। जिन रास्तों पर हम चलते हैं वहाँ फूल भी मिलते हैं और कांटे भी, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब तूफान सामने खड़ा हो। अब तक शेखर आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो चुका था। उसके भीतर का जोश और प्रतिबद्धता उसे हर दिन नई चुनौतियों में धकेल रहे थे। लेकिन ये पहला मौका था जब उसे सीधे उस खतरे का सामना करना पड़ा जिसके बारे में अब तक केवल सुना था। एक दिन संगठन की ओर से उसे एक जरूरी काम सौंपा गया, शहर में होने वाली गुप्त बैठक के लिए संदेश पहुंचाना। ये संदेश बेहद संवेदनशील था। अगर ये पुलिस के हाथ लगता तो कई लोग गिरफ्तार हो सकते थे। शेखर ने बिना हिचक काम स्वीकार किया। डर और हिचक दोनों ही उस वक्त मेरी जेब में पड़े छोटे से कागज में सिमट गए थे। वह रास्ते में था जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ा, लेकिन भीड़ में वह चेहरा गायब हो गया। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और गलियों के मोड़ों का सहारा लेकर मंजिल तक पहुंचा। संदेश सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन इस घटना ने उसे एहसास दिलाया कि अब वो वाकई पुलिस की नजरों में है। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना ने उसके जीवन में तूफान ला दिया। रमेश और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सरकारी सामान की खेप को रोकने की योजना बनाई। ये सामान अंग्रेजी सेना के लिए था और उसे रोकना आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता था। रात के अंधेरे में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक सीटी की आवाज गूंजी। पुलिस पहुंच गई थी। भागम-भाग मच गई। रमेश भागने में कामयाब रहा, लेकिन शेखर को पुलिस ने घेर लिया। कुछ सेकंड के भीतर उसने फैसला लिया, भागना या खड़े रहना। उसने दौड़ लगाई, गलियों में दौड़ते हुए एक पुरानी इमारत के पीछे छिप गया। उस रात मैंने जाना कि जान बचाना भी एक कला है, और ये कला डर से नहीं, होश से आती है। हालांकि वो बच निकला, लेकिन पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर शेखर के दिल में चुभ गई। उसे लगा, शायद रमेश की गिरफ्तारी में उसकी भी गलती है, क्योंकि उसने भागते समय रमेश को चेतावनी नहीं दी थी। घर लौटते ही उसने माँ की आंखों में चिंता देखी। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कांपता हाथ शेखर के सिर पर था। पिता अब और सख्त हो गए थे। उनके शब्दों में आरोप और गुस्सा दोनों थे। तू जिस रास्ते पर चल रहा है, उसका अंत केवल बर्बादी है। शेखर ने उत्तर दिया, अगर बर्बादी सच के लिए हो, तो वह भी जीत है। भाग 5 के अंत में शेखर का जीवन पहली बार गहरे खतरे और अपराध बोध से भर गया है। रमेश जेल में है, पुलिस उसके पीछे है, और वह जानता है कि अब हर कदम उसे और गहरे तूफान में ले जाएगा। मैं लौट नहीं सकता था,
क्योंकि पीछे केवल डर था और आगे उम्मीद। भाग 6 सलाखों के साए में। जिंदगी की असली कीमत तब समझ आती है जब वो हमारी मुट्ठी से फिसलने लगे। रमेश की गिरफ्तारी के बाद से शेखर का मन बेचैन था। वो हर दिन ये सोचता कि क्या उसे कुछ करना चाहिए ताकि रमेश को छुड़ाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वह कोई ठोस कदम उठा पाता, एक शाम पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। घर के बाहर 4 सिपाही खड़े थे। उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब किए उसे पकड़ लिया। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता का चेहरा पत्थर की तरह सख्त, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। मैं जानता था, ये केवल गिरफ्तारी नहीं है, ये मेरे रास्ते की अगली मंजिल है। थाने में पूछताछ शुरू हुई। पुलिस के सवाल सख्त थे, लेकिन उनके साथ आईमार भी। शेखर ने जितना हो सका चुप्पी साधी। उसने अपने साथियों के नाम लेने से इनकार कर दिया। कुछ नाम होठों तक आते हैं, लेकिन अगर उन्हें बोल दूं तो वे जिंदगियां बन भी सकती हैं और मिट भी सकती है। कुछ दिनों बाद उसे जेल भेज दिया गया। सलाखों के पीछे की जिंदगी उसके लिए नई थी। संकरी कोठरी, बदबूदार हवा और चारों तरफ उदासी। लेकिन जेल में भी उसे ऐसे लोग मिले जो उसी मकसद के लिए बंद थे। इनसे बातचीत ने शेखर के भीतर एक नई ताकत भर दी। जेल में बिताए पहले ही हफ्ते में उसने महसूस किया कि यहाँ समय अलग तरह से चलता है। धीरे, बहुत धीरे, दिन जैसे रेंगते हुए गुजरते थे। किताबें उसका सहारा बन गईं। एक बुजुर्ग कैदी ने उसे भगत सिंह की लिखी कुछ चिट्ठियां दी। उन्हें पढ़कर शेखर का मन और दृढ़ हो गया। सलाखें केवल शरीर को रोक सकती हैं, सोच को नहीं। जेल में रहते हुए उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। विचार, कविताएं और कभी-कभी उन दिनों की यादें जब वो आजाद था। वो खुद से सवाल करता और खुद ही जवाब ढूंढने की कोशिश करता। ये आत्ममंथन उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। हालांकि जेल का माहौल हमेशा प्रेरणादायक नहीं था। कई बार उसे थकान और निराशा घेर लेती। एक रात, जब सब सो चुके थे, उसने अपनी कोठरी की दीवार पर हाथ फेरा और सोचा, क्या ये दीवारें मुझे बदल रही हैं या मैं इन्हें बदल रहा हूँ? कुछ महीनों बाद, बिना किसी ठोस सबूत के उसे रिहा कर दिया गया। बाहर निकलते ही उसने धूप में आंखें मींची, जैसे दुनिया फिर से नई लग रही हो। लेकिन ये भी सच था कि वो अब पहले वाला शेखर नहीं था। जेल ने उसके भीतर एक स्थायी गंभीरता भर दी थी। भाग 6 के अंत में वो अपने पुराने साथियों से मिलने की तैयारी करता है, लेकिन मन में एक नई सोच लिए। अब संघर्ष केवल जोश से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से लड़ा जाएगा। मैंने आग को संभालना सीख लिया था, अब उसे सही समय पर भड़काना बाकी था। भाग 7 रिश्तों की दरारें। कभी-कभी सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि भीतर और अपने सबसे करीबी लोगों के साथ होती है। जेल से रिहा होने के बाद शेखर की दुनिया बदल चुकी थी। आंदोलन के साथ उसका नाता और गहरा हो गया था, लेकिन इस बदलाव की कीमत उसके निजी रिश्तों ने चुकानी शुरू कर दी। सबसे पहले घर का माहौल और ठंडा हो गया। पिता अब उससे खुलकर बात भी नहीं करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अनकहा आरोप तैरता रहता, मानो शेखर ने परिवार की इस दाव पर लगा दी हो। एक शाम पिता ने कहा, तू अपने घर से, अपने लोगों से सबसे दूर हो चुका है। शेखर ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं दूर नहीं हुआ, बस मेरा रास्ता अलग हो गया है। माँ अब भी चुपचाप उसका साथ देती, लेकिन उनकी आंखों में डर की परछाई पहले से गहरी थी। वह चाहती थी कि बेटा सुरक्षित रहे, चाहे इसके लिए उसे आंदोलन छोड़ना पड़े। लेकिन शेखर जानता था, अब वापसी संभव नहीं। रिहाई के बाद आंदोलन में उसकी भूमिका भी बदल गई थी। पहले वह जोश और साहस का चेहरा था, अब उसे योजनाओं और रणनीतियों में शामिल किया जाने लगा। वह गुप्त बैठकों में हिस्सा लेता, नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करता और प्रचार की जिम्मेदारी संभालता। लड़ाई अब केवल सड़कों पर नहीं, दिमागों में लड़ी जानी थी। लेकिन इसी दौर में एक नया मोड़ आया, व्यक्तिगत भावनाओं का। एक पुराने साथी की बहन, सीमा, से उसकी मुलाकात हुई। सीमा पढ़ी लिखी, तेज तर्रार
और आंदोलन के विचारों से प्रभावित थी। उनके बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक अजीब सा अपनापन पनपने लगा। शेखर को ये एहसास अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि इस राह में निजी भावनाएं अक्सर बोझ बन जाती है। रमेश अब जेल से बाहर था, लेकिन उसका मन टूटा हुआ था। उसने शेखर से कहा, लड़ाई लड़ते लड़ते हम अपने ही लोगों से कटते जा रहे हैं। ये सुनकर शेखर कुछ पल चुप रहा। उसे महसूस हुआ कि रमेश सही कह रहा है। संघर्ष में जीत के साथ साथ बहुत कुछ खोने का डर भी होता है। इसी समय पुलिस का दमन बढ़ गया। कई कार्यकर्ता पकड़े गए, कुछ ने हार मान ली और कुछ गायब हो गए। शेखर को लगातार जगह बदलनी पड़ती। घर, दोस्त और अब सीमा, सब उसके जीवन में स्थिरता नहीं बल्कि अस्थिरता के प्रतीक बन गए थे। एक रात सीमा ने उससे कहा, अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो कह दो। शेखर ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, दूरी मैं नहीं बनाता, हालात बनाते हैं। भाग 7 के अंत में शेखर 2 मोर्चों पर खड़ा है। एक तरफ आंदोलन की रणनीति और जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ निजी रिश्तों का टूटता बिखरता संसार। मैं जानता था, ये रास्ता जितना लंबा है उतना ही अकेला भी। भाग 8, सबसे बड़ा दाव। कुछ फैसले जीत और हार से बड़े होते हैं, वे हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। आंदोलन पर पुलिस का शिकंजा दिन ब दिन कसता जा रहा था। गिरफ्तारियां, यातनाएं और मुखबिरों का जाल, सब कुछ संगठन को कमजोर कर रहा था। इसी माहौल में शेखर के सामने एक प्रस्ताव रखा गया, सरकारी हथियारों की खेप को बीच रास्ते में रोककर कब्जे में लेना। ये काम बेहद जोखिम भरा था। नाकामी की स्थिति में न सिर्फ जेल बल्कि मौत भी हो सकती थी। बैठक में इस योजना को सुनते समय कई कार्यकर्ताओं ने चुप्पी साध ली, लेकिन शेखर की आंखों में वही चमक थी जो पहली बार आंदोलन में कूदते समय थी। उसने कहा, अगर डर के कारण हम पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। योजना के मुताबिक एक छोटे पुल के पास खेप को रोकना था। रात अंधेरी थी, हवा में ठंडक और बेचैनी दोनों थी। शेखर और उसके 2 साथी झाड़ियों में छिपे बैठे थे। जैसे ही सरकारी गाड़ी पुल के पास पहुंची, उन्होंने रास्ता रोक दिया। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज गूंज उठी। शेखर ने पहली बार इतनी नजदीक से मौत को देखा। एक साथी जमीन पर गिरा, लेकिन उसने अपने हाथ में पकड़ा हथियार नहीं छोड़ा। गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने खेप पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये जीत आधी थी, क्योंकि पीछे से पुलिस की गाड़ियां आती दिखाई दीं। शेखर ने अपने साथियों से कहा, खेप को बचाओ, मैं पुलिस को रोकता हूँ। वह पुल के दूसरी तरफ जाकर पुलिस की दिशा में गोली चलाने लगा, ताकि बाकी साथी भाग सकें। कुछ मिनट की इस झड़प ने साथियों को दूर तक निकलने का मौका दे दिया, लेकिन इस दौरान शेखर के कंधे में गोली लगी। खून बह रहा था और ताकत घट रही थी। फिर भी वह जंगल के रास्ते से किसी तरह भाग निकला। उस रात वह सीमा के घर पहुंचा। सीमा ने उसे देखते ही चीख दबा ली। उसका चेहरा पसीने और खून से भीगा था। बिना सवाल किए उसने उसका घाव साफ किया और पट्टी बांधी। तुम्हें जान से ज्यादा जरूरी क्या है? सीमा ने धीमे स्वर में पूछा। शेखर ने उत्तर दिया, वो आजादी, जिसके बिना ये जान बेमानी है। इस घटना ने आंदोलन में शेखर की छवि और मजबूत कर दी, लेकिन साथ ही पुलिस का पीछा और तेज हो गया। अब वो सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि वांछित व्यक्ति था। भाग 8 के अंत में शेखर अपने घाव के साथ बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसके मन में कोई पछतावा नहीं। मैंने दाव खेला था, और भले ही ये आखिरी दाव हो, मैं इसे फिर से खेलूंगा। भाग 9, अंत की आहट। कुछ मंजिलें ऐसी होती है जहां पहुंचने से पहले ही हम जान लेते हैं कि वहां से लौटना मुमकिन नहीं। हथियारों की खेप वाली घटना के बाद शेखर का नाम पुलिस की सबसे वांछित सूची में आ गया। अब वह किसी एक जगह टिककर नहीं रह सकता था। दिन में छिपना और रात में चलना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। सीमा का घर अब उसके लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। पुलिस वहां भी नजर रख रही थी। इस बीच संगठन को एक और बड़ा काम करना था।
एक सरकारी अफसर को, जो आंदोलन को कुचलने में सबसे सक्रिय था, निशाना बनाना। योजना खतरनाक थी और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बैठक में कई लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन शेखर ने कहा, अगर हम उन हाथों को नहीं रोकेंगे जो हमें दबा रहे हैं, तो हमारी सांसें भी उनके रहम पर होंगी। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। तय दिन पर जैसे ही शेखर और उसके साथी कार्रवाई के लिए आगे बढ़े, उन्हें घेर लिया गया। ये साफ था कि किसी ने जानकारी लीक की थी। गोलियों की गूंज फिर से हवा में तैर गई। शेखर ने साथी को भागने का इशारा किया, लेकिन खुद वही डटा रहा ताकि उनका पीछा रोका जा सके। एक गोली उसके पैर में लगी, जिससे वो गिर पड़ा। पुलिस ने उसे घेर लिया। इस बार वो बच नहीं सका। हथकड़ियों में जकड़े हुए उसने चारों तरफ देखा। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की हर बूंद जैसे मुझे बता रही थी, ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। जेल में इस बार माहौल और सख्त था। चौकसी दोगुनी, पूछताछ और भी निर्दयी। लेकिन शेखर अब थक चुका था, फिर भी टूटा नहीं था। वो हर सवाल पर चुप्पी साध लेता या व्यंग्य में जवाब देता। सीमा उससे मिलने आई। दोनों ने बहुत देर तक एक दूसरे को चुपचाप देखा। अंत में सीमा ने कहा, शायद अगली बार मुलाकात न हो। शेखर मुस्कुराया, तब भी मैं तुम्हें अपनी हर सांस में याद रखूंगा। रमेश भी उससे मिलने आया, लेकिन वो पहले जैसा उत्साही नहीं था। उसने बस इतना कहा, तूने बहुत किया, अब बस कर दे। शेखर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि वह रुकने वाला नहीं। भाग 9 के अंत में शेखर अपनी कोठरी में अकेला बैठा है। चारों तरफ सन्नाटा। शायद ये आखिरी लड़ाई है, लेकिन अगर ये आखिरी है तो मैं इसे भी उसी तरह लड़ूंगा जैसे पहली को, पूरे दिल और पूरे विश्वास के साथ। भाग 10, आखिरी पड़ाव। मौत कोई अंत नहीं, बस एक दरवाज़ा है, जिसके पार शायद वही आज़ादी है जिसकी तलाश में मैं सारी जिंदगी भटका। जेल में अब शेखर के दिन गिनती के रह गए थे। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे और मुकदमे का नतीजा पहले से तय था, फांसी या उम्र कैद। लेकिन शेखर की आंखों में कोई डर नहीं था। वह हर सुबह कोठरी की सलाखों के बीच से आती धूप को देखता और सोचता, जब तक ये रोशनी है, मैं भी हूँ। मुकदमे के दौरान उसने अपने बचाव में लंबी दलील देने के बजाय सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर अपने देश को आज़ाद देखना गुनाह है, तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने सजा सुनाई, फांसी। सजा की तारीख नजदीक आने लगी। इस बीच उसके साथियों ने जेल से भागने की योजना बनाई, लेकिन शेखर ने मना कर दिया। मैं भागकर नहीं, अपनी शर्तों पर इस सफर का अंत करना चाहता हूँ। आखिरी रात उसने अपनी डायरी में कुछ पंक्तियां लिखीं। मैंने अपनी जिंदगी को जलाया है, लेकिन वह आग अंधेरे को खत्म करने के लिए थी। अगर मेरी चिता की राख से एक भी चिंगारी बची, तो वह आने वाले कल को रोशन करेगी। सुबह जब पहरेदार उसे लेने आए, वो शांत था। उसके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। फांसी के तख्ते पर पहुंचकर उसने आसमान की ओर देखा। बादल छंट रहे थे और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। देखो, रोशनी हमेशा लौटती है। ये उसके आखिरी शब्द थे। रस्सी खिंची और शेखर का सफर वहीं समाप्त हो गया, या शायद शुरू हुआ, उन दिलों में जहां उसका नाम अब उम्मीद और साहस का पर्याय था। बाहर सीमा और रमेश भीड़ में खड़े थे। आंसू थे, लेकिन उनके चेहरों पर गर्व भी। रमेश ने फुसफुसाया, तू गया नहीं, बस अमर हो गया। भाग 10 के अंत में हम देखते हैं कि शेखर की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का जीवन है जिसने अपने हर पल को अपने विश्वास के लिए जिया। कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन उसका असर कभी नहीं मिटता। एक अधूरी जीवनी, एक अमर कहानी। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में बस जीते हैं, और कुछ अपनी जिंदगी को जीकर भी दुनिया को जीना सिखा जाते हैं। शेखर की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सच कहें तो ये अंत नहीं है। यह तो उस आग का फैलना है जिसे उसने अपने भीतर जलाया
और अपने आसपास बांटा। हमने देखा कैसे एक साधारण लड़का अपने घर की दीवारों से निकलकर सड़कों पर आया, कैसे उसकी आंखों में बदलाव का सपना था और कैसे उस सपने को उसने अपने रक्त से सींचा। उसकी यात्रा बचपन की जिज्ञासाओं से शुरू हुई, छात्र जीवन के संघर्षों से गुजरी, फिर जेल की सलाखों और पुलिस की गोलियों के बीच पनपी और अंततः फांसी के तख्ते पर जाकर पूरी हुई। लेकिन ये सफ़र सिर्फ उसका व्यक्तिगत सफ़र नहीं था, ये उन तमाम लोगों का सफ़र था जो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, चाहे उनकी संख्या कम हो या हालात असंभव लगें। शेखर ने रिश्तों को खोया, परिवार की नाराज़गी सही, दोस्ती में दरारें देखीं और प्रेम में दूरी का दर्द महसूस किया। सीमा का मौन समर्थन, रमेश की थकी हुई आंखें, माँ की चिंता और पिता की दूरी, ये सब उसके जीवन के ऐसे रंग थे जिनके बिना उसकी तस्वीर अधूरी रहती। उसने कभी दावा नहीं किया कि वो सही है, लेकिन उसने ये जरूर तय कर रखा था कि वो गलत के सामने चुप नहीं रहेगा। मैंने हार मानना कभी नहीं सीखा, क्योंकि मुझे जीतने की जल्दी कभी नहीं थी। उसके लिए संघर्ष का मतलब सिर्फ नतीजा पाना नहीं था, बल्कि उस रास्ते को जिंदा रखना था जो दूसरों को आगे बढ़ने की हिम्मत दे। हमने देखा कैसे एक एक मोड़ पर उसका साहस बढ़ता गया, पहले छात्र आंदोलनों में, फिर गुप्त बैठकों में, फिर खुले मोर्चों पर। हथियारों की खेप छीनने जैसी घटनाओं ने उसे एक प्रतीक बना दिया, एक ऐसा नाम जो लोगों के दिलों में डर नहीं बल्कि उम्मीद जगाता था। और जब पुलिस ने उसे घेर लिया, तब भी उसने भागने के बजाय सामना करना चुना। फांसी की सुबह उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार आंदोलन में कदम रखते समय थी। उसके लिए मौत डर का नाम नहीं, बल्कि एक और पड़ाव थी, जहां से वो शायद और बड़े आसमान में उड़ सके। यह कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या असली जीत वह है जो हमें मिलती है, या वह है जो हम दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं? शेखर ने जीत का स्वाद नहीं चखा, लेकिन उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष का स्वाद जरूर छोड़ दिया। वह चला गया, लेकिन उसकी सोच, उसकी बातें, उसकी डायरी की पंक्तियां और उसके फैसलों की गूंज अब भी सुनाई देती है। अगर तुम्हारे सपने तुम्हें चैन से सोने दें, तो वे सपने नहीं, सिर्फ ख्वाहिशें हैं। शेखर का अंत हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की लंबाई से ज्यादा उसकी गहराई मायने रखती है। उसने अपने हिस्से की सांसों को ऐसे जिया जैसे हर सांस एक वादा हो, अपने लोगों से, अपने देश से और खुद से। आज जब हम इस कहानी को बंद करते हैं, तो महसूस होता है कि ये सिर्फ एक किताब का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी मशाल का सौंपना है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि हर दौर में, हर समाज में एक नेक शेखर की जरूरत होती है, जो अपने डर से बड़ा हो, अपने दर्द से ऊंचा हो और अपनी सोच से अडिग हो। कहानियां खत्म होती हैं, लेकिन उनके किरदार अगर सच्चे हों तो अमर हो जाते हैं। शेखर उन्हीं में से एक है। अब आपकी बारी है। अगर शेखर की कहानी ने आपके दिल में एक चिंगारी जलाई है, तो उसे बुझने मत दें। अपने आसपास होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े हों, एक सच बोलने वाले बने और अपने छोटे से छोटे कदम को भी मायनेदार बनाइए। इस कहानी को औरों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी उस आग का हिस्सा बने जो अंधेरे को चुनौती देती है। क्योंकि बदलाव अकेले किसी एक शेखर से नहीं आता, वह तब आता है जब हम सब अपने अपने हिस्से की मशाल उठाए। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे चैट विद बुक्स मेरे यानी सुहानी के साथ। शब्द खत्म हो सकते हैं, लेकिन यात्रा जारी रहेगी। फिर मिलेंगे कल, एक और रहस्य, एक और किताब के साथ, सिर्फ आपके लिए।